जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग। जी से हो जाएगा जीवाणु। डीपीसीटी का कुटनी है। जी डीपीसीटी का कुटनी है। ठीक है, इसमें जी में जो है डीपीसीटी का कुटनी अर्थात जीवाणु में जो है डीपीसीटी का कुटनी है। तो चलिए अब देखते हैं। आइए देखते हैं। तो ज से हो जाएगा जीवाणु, ड से हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, जिसमें गला सड़ जाता है डिप्थीरिया में। प से हो जाएगा प्लेग। स से हो जाएगा सिफिलिस, या इसी में आ जाता है गोनोरिया, सिफिलिस गोनोरिया। ट से हो जाएगा क्या? टिटनेस, यह भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और क से हो जाएगा काली खांसी। फिर कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग। ट से हो जाएगा क्या? टाइफाइड। और नी से हो जाएगा निमोनिया। ह से हो जाएगा हैजा। तो चलिए अब विस्तार से देख लेते हैं। ज से क्या हो जाएगा? जी डीपीसीटी का कुटनी है। कौन है? जी जो है डीपीसीटी का कुटनी है। जी से जीवाणु अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग। ड से हो गया डिप्थीरिया। प से हो जाएगा क्या? प से हो जाएगा प्लेग। स से हो जाएगा सिफिलिस। ट से हो जाएगा टाइफाइड। सॉरी, टी से हो जाएगा टाइफाइड, इसमें नहीं होगा। टी से हो जाएगा टिटनेस। क से हो जाएगा काली खांसी। क से हो जाएगा काली खांसी। क से हो जाएगा कुष्ठ रोग। ट से हो जाएगा क्या? टाइफाइड। और न से निमोनिया। ह से हैजा। सॉरी, इसमें है टाइफाइड है। एक बार और देख ले। जी डीपीसीटी का कुटनी है। जी जो है डीपीसीटी का कुटनी है। तो जी से हो जाएगा जीवाणु। ड से हो जाएगा डिप्थीरिया। प से हो जाएगा प्लेग। स से हो जाएगा सिफिलिस या गोनोरिया। ट से हो जाएगा क्या? टिटनेस। और क से हो जाएगा काली खांसी। कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग। ट से हो जाएगा टाइफाइड। नी से हो जाएगा निमोनिया। और ह से हो जाएगा हैजा। तो चलिए विस्तार से देख लेते हैं। टिटनेस जो है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और यह किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से जो है टेटनस होता है। इसमें जो है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद हो जाता है टिटनेस। और यह किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण। टिटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। इसमें तेज बुखार के साथ जो है शरीर में ऐंठन एवं जबड़ा बंद हो जाता है, जिसे जबड़ा लॉक भी कहते हैं, या धनुष टंकार भी इसी को कहा जाता है, टिटनेस को। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है धनुष टंकार रोग किससे होता है। तो यह जीवाणु होता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जीवाणु में कौन से जीवाणु? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। हैजा जो है यह आंत में होने वाला बीमारी है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें जो जीवाणु विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विब्रियो कॉलरी जीवाणु के द्वारा होता है। कौन? हैजा जो है विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। इसमें लगातार दस्त एवं उल्टियाँ होता है। इसमें आंत प्रभावित होता है। ठीक है। टाइफाइड में भी आंत प्रभावित होता है। और इसमें जो है जीवाणु में जो है साल्मोनेला टाइफी कारक है। ठीक है। टाइफाइड होने का मुख्य कारक कौन है? जीवाणु में सोल्मोनेला टाइफी के कारण आंत जो है प्रभावित हो जाता है और टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में क्या होता है? तेज बुखार के साथ जो है सिर दर्द होता है। क्षय रोग। अब देखते हैं क्षय रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जो है इसका कारक है। इसमें किस बैक्टीरिया के कारण होता है क्षय रोग, जो फेफड़े को प्रभावित करता है? तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरोक्लोसिस के कारण जो है क्षय अर्थात जिसे टीबी भी कहते हैं, टीबी भी कहा जाता है इसको। ठीक है। क्षय रोग
इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो बार बार खांसी के साथ साथ कफ एवं रक्त निकलता है। टीबी में इस तरह होता है और इसी को क्षय रोग कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारक कौन है बैक्टीरिया में? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है श्वास नली जो है इससे प्रभावित हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कौन से बैक्टीरिया इसमें कारक है? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया में कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी जो लास्ट में आ जाएगा, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। इससे श्वास नली जो है प्रभावित होता है। सांस लेने में काफ़ी कठिनाई एवं दम घुटता है। अब देखते हैं प्लेग जो है फेफड़ा कार्वा दोनों में पैर के बीच हो जाता है। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस, इसका जो जीवाणु होता है वह पास्चुरेला पेस्टिस के कारण जो है प्लेग हो जाता है। वो इसमें जो है बहुत तेज बुखार के साथ शरीर पर क्या है, गिल्ठियाँ पड़ने लगती हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। देखते हैं काली खांसी जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और यह जो है हीमोफिलिस पर्टुसिस। किसके कारण? हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण जो है काली खांसी होती है। हीमोसिस पर्टुसिस के कारण जो है हीमोफिलिस पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण जो है काली खांसी होती है। किसके कारण होती है? हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होती है, जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। या लगातार इसमें खांसी होता है। निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें डिप्लोकोकस निमोनी जो है मुख्य कारक होता है। डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण जो है निमोनिया होता है। किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस निमोनी के कारण जो है डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण जो है निमोनिया होता है, जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन हो जाता है और पानी इसमें भर जाता है। ठीक है, कोढ़ अर्थात इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। डीपीसीटी का कुटनी है। जीवाणु अर्थात डीपीसीटी का कुटनी है। इसमें कुष्ठ रोग आ जाएगा, जो तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। इसमें माइकोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री शरीर पर चकत्ते एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है और शरीर पर जो है चकत्ते आने लगते हैं। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसे कोढ़ या कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गोनोरिया। डीपीसीटी का कुटनी है। ठीक है, अब इसमें सिफिलिस और गोनोरिया दोनों आ जाएगा। सिटीमिस डीपीसीटी का सिटीमिस सिफिलिस या गोनोरिया, ये दोनों मूत्र मार्ग या सीसन को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें नाइसेरिया गोनोरिया टेपोनमा पैलिडम इसमें जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? नाइसेरिया गोनोरिया टाइपोनामा पैलिडम। नाइसेरिया गोनोरिया टाइपोनामा पैलिडम के कारण जो है गोनोरिया या सिफिलिस होता है। किसके कारण? नाइसेरिया गोनोरिया टाइपोनामा बैक्टीरिया के कारण जो है गोनोरिया सिफिलिस होता है, जिसमें मूत्र मार्ग सीसन को यह रोग प्रभावित करता है। इसमें जो है मूत्र मार्ग में सूजन एवं सीसन में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। इसके कारण नाइसेरिया गोनोरिया ट्रैपोनामा पैलिडम के कारण। इसका एक बार और ट्रिक बोल देते हैं। जी जो है बैक्टीरिया, अर्थात जी में डीपीसीटी का कुटनी है, अर्थात जीवाणु में जो है जीवाणु के कारण जो है डीपीसीटी का कुटनी है, अर्थात क्या हो जाएगा? ड से डिप्थीरिया, प से प्लेग, स से हो जाएगा सिफिलिस या गोनोरिया, टी से हो जाएगा ट से हो जाएगा टिटनेस, क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, और एक और का से हो जाएगा कालाजार, और क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, ट से हो जाएगा टाइफाइड, और नी से हो जाएगा निमोनिया, ह से हो जाएगा हैजा। तो इसमें कितने बीमारी आ जाएंगे? चलिए काउंट करके देख लेते हैं। इसमें बीमारी में आ जाएंगे 1 में टिटनेस, 2 में हैजा, 3 में टाइफाइड, 4 में क्षय रोग, 5 में डिप्थीरिया, 6 में प्लेग, 7 में कालाजार, 8 में निमोनिया, और 9 में कोढ़। और देखते हैं आगे, कोढ़ के बाद जो है 9 के बाद 10 जो है गोनोरिया, और 11 जो है सिफिलिस। यह दोनों एक ही में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए 10 हो जाएगा।
डीपीसीटी का कुटनी है, जी में डीपीसीटी का कुटनी है, या जी के कारण जो है डीपीसीटी का कुटनी है। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा एवं टीबी के किसके कॉलरा एवं टीबी के किसने? रॉबर्ट कोच ने। कब? 1882 में। कहाँ के? जर्मन वैज्ञानिक जो 1882 में कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। किसने? रॉबर्ट कोच ने। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज की। किसने? लुई पाश्चर ने। बच्चों को डीपीटी का टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस तीनों के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के लिए, प्रतिरक्षण के लिए, ठीक है। हेलमिंथस अब जानते हैं हेलमिंथस क्या है। इससे पहले देख लेते हैं टीकाकरण के कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। बीसीजी अर्थात बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म होगा बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का हो जाएगा बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का हो जाएगा बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का हो जाएगा बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म हो जाता है बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। जन पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा डीपीटी अर्थात डिप्थीरिया, पिट्यूसस और टेटनस टोकोसाइड जो 6, 10 और 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 से 99% ओपीओ अर्थात पोलियो और 6, 10 और 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक होता है। खसरा 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100% देता है। जबकि डिप्थीरिया जो है डीटी में अर्थात डिप्थीरिया और टेटनस दोनों टोकोसाइड 5 वर्ष की आयु में, ठीक है। टीटी जो है टेटनस ऑक्साइड यह 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। डीटी जो है डिप्थीरिया और टेटनस टोकोसाइड यह 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है। टीटी जो है टेटनस टोकोसाइड यह 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है। और टीटी जो है गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा हो तो 1 खुराक दिया जाता है। फिर से देख लेते हैं कौन कौन। बीसीजी का हो जाएगा क्या? बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन जो जन्म तपेदिक से 70% तक सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी अर्थात डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टोकोफाइड। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस टोकोफाइड जो 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 से 99% तक देता है। ओपीवी पोलियो 6, 10 और 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक देता है। जबकि खसरा जो है 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100% देगा। और डीटी जो है डिप्थीरिया और टेटनस टोकोसाइड जो 5 वर्ष की अवस्था तक जो है सुरक्षा प्रदान देगा। टीटी जो है टेटनस और टोकोसाइड जो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में देता है। जबकि टीटी गर्भवती महिलाओं के लिए जो है 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा हो तो 1 खुराक दिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हेलमिंथस के बारे में। हेलमिंथस द्वारा होने वाली रोग इसमें कौन सा होता है? अतिसार और फाइलेरिया। तो चलिए देख लेते हैं पहले अतिसार के बारे में, उसके बाद देखेंगे फाइलेरिया के बारे में। चलिए अतिसार के बारे में देखते हैं। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस ल्यूब्रियोकोइडीज है। कौन है? एस्केरिस ल्यूब्रिकोइडीज नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजुआ जिसे निमोटोड है जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है।
यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में। इसमें किसके मौजूदगी के कारण होता है? एस्केरिस लुब्रिकाइडिस के कारण। किसके कारण? एस्केरिस लुब्रिकाइडिस के कारण। इसमें जो है जो ट्रिप्सिन जो निकलता है पचाने के लिए, प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, उसको यह नष्ट कर देता है। कौन? एस्केरिस लुब्रिकाइडिस नामक अंतःपरजीवी। ठीक है, और यह ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। चलिए देखते हैं फाइलेरिया। यह रोग फाइलेरिया ब्रैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। किससे होता है? ब्रैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। किसके दंश से होता है? क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पाँव एलिफेंथेसिस भी कहते हैं। पर और देख लेते हैं, यह रोग किसके कारण होता है? ब्रैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। किससे होता है? हाथी पाँव जो रोग होता है वह ब्रैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। किसके दंश से होता है? क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग से पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोगों को हाथी पाँव भी कहते हैं। यह रोग किसके कारण होता है? ब्रैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। और इसका वाहक जो होता है क्यूलेकस मच्छर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं फंगस अर्थात फफूंद से होने वाली बीमारी, जिसे कवक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है ए दाद खाग। ए से हो जाएगा एथलीट, दा से हो जाएगा दामा, द से हो जाएगा दाद, खा से हो जाएगा खाज और ग से हो जाएगा गंजापन। ठीक है, ए दाद खाज। और यह नहीं होगा तो क भी कर दीजिएगा, इस दोनों का मतलब हुआ ए दाद खा। एफ या क, इसमें एफ या क। ठीक है, इसमें से कोई भी एग्जाम में रहेगा तो इससे जो पता चल जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, फंजाई रहेगा तो इसमें ए दाद खाग जो ट्रिक है लागू हो जाएगा। और फंजाई नहीं होगा तो कवक होगा, कवक से होने वाली बीमारी। तो क, एफ या क। ठीक है, ए दाद खाग। तो ए से हो जाएगा एथलीट, दा से हो जाएगा दामा, द से हो जाएगा दाद, ख से हो जाएगा खाज और ग से हो जाएगा गंजापन। तो चलिए ये देखते हैं विस्तार से। दमा मनुष्य में फेफड़ों में क्या हो जाएगा? एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचाकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस नामक कवक, एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस, कौन सा? दमा में एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस, एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस। दमा जो रोग है वो किस फंजाई से होता है? एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचाकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम जो है अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है। एथलीट्स फुट, यह रोग टीनिया पेडिस। अब देखते हैं 2 नंबर में एथलीट फुट। यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। किससे होता है? टीनिया पेडिस। एथलीट फुट जो है टीनिया पेडिस से होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस, एथलीट फुट टीनिया पेडिस, साथ साथ बोलिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, एथलीट फुट टीनिया पेडिस, एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। खाज जो है यह रोग स्केबीज नामक कवक से होता है। किससे होता है? स्केबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली
होती है तथा पादप दाग सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। खाज में जो है यह किससे होता है? स्केरस स्केबीज नामक खाज स्केरस स्केबीज खाज स्केरस स्केबीज। एथलीट फूड टीनिया पेडिस एथलीट फूड टीनिया पेडिस नामक कवक से। एथलीट फूड जो है टीनिया पेडिस नामक कवक से है। दमा जो है एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस दमा एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस। एथलीट फूड टीनिया पेडिस। खाज जो है स्केरस स्केबीज खाज स्केरस स्केबीज। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाता है। गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। किससे? गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। किससे होता है? टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। दांत जो है यह रोग ट्राइकोफाइटन या लेरूकोकस को किससे? ट्राइकोफाइटन या लेरूकोकस। दांत जो है ट्राइकोफाइटन या लेरूकोकस नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? त्वचा के लाल रंग के गोले। दांत किससे होता है? ट्राइकोफाइटन लेरूकोकस से। दांत में जो है एक बहुत ही हेवी दवा है कीटोफोर्ड जो 8 घंटे में ठीक कर देता है, लेकिन इसको पूरे डोज के साथ लगाना चाहिए। ठीक है। और एक है फोरडर्म जो कीटोडर्म जो है कीटोडर्म, यह 8 घंटे में जो है ठीक कर देता है, लेकिन इसको पूरे डोज के साथ लगाना चाहिए। 8 दिन 10 दिन लगाने से पूरे तरह से ठीक हो जाता है। इसको नंबर 1 में रख देते हैं और नंबर 2 में हो जाएगा फोरडर्म। ठीक है। यह 24 घंटे लेता है। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। अब देखते हैं विषाणु से होने वाली बीमारी के बारे में। किससे? विषाणु से होने वाली बीमारी के बारे में। आइए देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग। इसका ट्रिक है विषाणु एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। विषाणु एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। इसमें 3 पार्ट में तोड़ दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे विषाणु किससे होने वाली बीमारी है? विषाणु से। विषाणु एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। विषाणु 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 एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। तो चलिए आगे देखते हैं। विषाणु से यह होने वाली बीमारी है। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एड्स। डे से हो जाएगा डेंगू। ए से हो जाएगा एड्स। डे से हो जाएगा डेंगू। प से हो जाएगा पोलियो। र से हो जाएगा एडे पोइचे। यह ई है। ठीक है। क्या है? ई है। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ठीक है। विषाणु एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। विषाणु एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। छोग। तो ई से हो जाएगा क्या? इन्फ्लुएंजा। चे से हो जाएगा चेचक। छ से हो जाएगा क्या? छ से हो जाएगा छोटी माता। और ग से हो जाएगा
फिर से देख लेते हैं। विषाणु एडे पूछे छोग खटरा हिमहरे। विषाणु एडे पूछे छोग खटरा हिमहरे। तो विषाणु से होने वाले यह रोग है। देख लेते हैं ट्रिक में। ए से हो जाएगा एड्स, डे से हो जाएगा डेंगू, पो से हो जाएगा पोलियो, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, चे से हो जाएगा चेचक, और छो से हो जाएगा छोटी माता, ग से हो जाएगा गलसोद, ख से हो जाएगा खसरा, ट्र से हो जाएगा ट्राइकोमा, ही से हो जाएगा क्या हेपेटाइटिस, म से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ह से हो जाएगा हर्फिज, और र से हो जाएगा रेबीज। फिर एक बार देख लेते हैं। विषाणु एडे पूछे छोग खटरा हिमहरे। तो विषाणु से होने वाले रोग जो है, ए से हो जाएगा एड्स, डे से हो जाएगा डेंगू, पो से हो जाएगा पोलियो, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, चे से हो जाएगा चेचक, अब छो में हो जाएगा छो से छोटी माता, ग से हो जाएगा क्या गलसोद, अब छोक हो गया खटरा में, ख से हो जाएगा क्या खसरा, ट्र से ट्राइकोमा, हिम हरे, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, म से हो जाएगा क्या म से मेनिंजाइटिस, और फिर जो है हरे जो है, हरे में ह से हो जाएगा हर्फिस, और रे से हो जाएगा रेबीज। फिर एक बार और देख लेते हैं। विषाणु में विषाणु एडे पूछे छोग खटरा हिमहरे। एडे में हो जाएगा क्या एड्स और डेंगू, पोइचे में हो जाएगा क्या पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, एडे में हो जाएगा क्या एडे में एड्स डेंगू, पोइचे में हो जाएगा पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, छोग में हो जाएगा छोटी माता और गलसोद, छोटी माता और गलसोद, खटरा में हो जाएगा क्या खटरा में जो हो जाएगा खसरा ट्राइकोमा, और हिम में हो जाएगा क्या हेपेटाइटिस मेंजाइटिस, और हरे में हो जाएगा हर्फिस रेबीज। एक बार और देख लेते हैं। विषाणु से होने वाले रोग में एडे एड्स डेंगू पोइचे पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, छोग छोटी माता गलसोद, खटरा खसरा ट्राइकोमा, हिम हेपेटाइटिस मेंजाइटिस, और हरे में हो जाएगा हर्फिज रेबीज। तो चलिए अब विस्तार से देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एड्स डेंगू पोइचे, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एडे में हो जाएगा एड्स डेंगू, जिसमें एड्स में जो है HIV इसका विषाणु का नाम है, और डेंगू में है अर्बो वायरस। क्या है अर्बो वायरस। डेंगू जो है अर्बो वायरस से है। इसमें प्रभावित अंग है। एड्स में क्या होगा प्रतिरक्षित जो WBC को प्रभावित कर देता है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म कर देता है। किसमें एड्स में, ठीक है, जिसके कारण आदमी बीमार पड़ता ही चला जाता है। और डेंगू जो है संपूर्ण शरीर जो है, खासकर सिर और आँख, क्या है सिर खासकर जो है सिर और आँख एवं जोड़, इसमें कौन सा प्रभावित होता है सिर आँख और जोड़। इसमें हड्डी तोड़ बुखार होता है। क्या होता है हड्डी तोड़ बुखार, किसमें डेंगू ज्वर में। इसमें अर्बो वायरस के कारण होता है। इसमें आँखों पेशियों सिर तथा जोड़ों में दर्द हो जाता है, किसमें डेंगू में। तो एडे हो गया। अब पोइचे देख लेते हैं। पोइचे अर्थात पोलियो में, इसमें एड्स में हो जाएगा HIV, डेंगू में हो जाएगा अर्बो वायरस, ठीक है। और पोलियो में देख लेते हैं पोइचे अर्थात पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक, पोइचे पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक। तो पोलियो में देख लेते हैं। इसमें गला रीढ़ संस्थान जो है प्रभावित करता है, गला रीढ़ नाड़ी, ठीक है। और गला रीढ़ नाड़ी जो है संस्थान इसमें बंद कर देता है, प्रभावित हो जाता है। इसका जो है विषाणु का नाम है पोलियो। इसमें ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसमें ज्वर, बदन में दर्द हो जाता है, रीढ़ की हड्डी एवं आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, किसमें पोलियो में। और पोलियो में विषाणु का नाम क्या है पोलियो। डेंगू ज्वर के विषाणु का नाम क्या है अर्बो वायरस, और एड्स के विषाणु का नाम है HIV, ठीक है। तो एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे। तो आप देख लेते हैं 3 ठो। पोलियो हो गया। इन्फ्लुएंजा देख लेते हैं। संपूर्ण शरीर, इसमें संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है इन्फ्लुएंजा में। इससे
मिक्सोवायरस, क्या है मिक्सोवायरस, ABC मिक्सोवायरस, इसमें गलसोद और छींक बेचैनी हो जाता है, किसमें इन्फ्लुएंजा में। इन्फ्लुएंजा में ये किसके कारण, किस विषाणु के कारण है, मिक्सोवायरस, मिक्स कर देता है, ठीक है। मिक्सोवायरस ट्रिक के लिए है मिक्सोवायरस, जो गलसोद एवं छींक बेचैनी इसका जो है लक्षण है। यह पूरे शरीर को जो है प्रभावित करता है। इसका जो है मिक्सोवायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और वेरियोला वायरस जो है इसके विषाणु का नाम है। वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक होता है और इसमें तेज बुखार तथा शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, क्या क्या, लाल लाल दाने। तो अब देख चुके हैं एडे अर्थात एड्स, डेंगू, जिसमें एड्स का जो है विषाणु का नाम है HIV और डेंगू ज्वर का विषाणु का नाम है अर्बोवायरस और पोलियो का विषाणु का नाम है पोलियो, इन्फ्लुएंजा का मिक्सोवायरस, चेचक का हो जाएगा वेरियोला वायरस। तो एडे पोइचे। अब देख लेते हैं छोग के बारे में। तो छोग में है क्या, छोटी माता और गलसोद। छोग में है छोटी माता और गलसोद, इसमें पूरे संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है। वेरियोला वायरस इसमें भी है। चेचक और छोटी माता इस दोनों में जो वेरियोला वायरस के कारण होता है, कौन से, वेरियोला वायरस के कारण, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो जाता है मिक्सो वायरस के कारण, पोलियो के कारण होता है, डेंगू ज्वर जो है अर्बो वायरस के कारण होता है, एड्स जो है HIV के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। छोटी माता जो है छोटी माता चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसमें छोटी माता में जो है हल्का बुखार, शरीर पर पितिकाएँ आ जाता है। गलसोद में पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, यह ग्रंथि को प्रभावित कर देता है। कौन सी ग्रंथि को, पैराथायराइड ग्रंथि को, जो इसमें ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, किसमें, गलसोद में, यह पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो एक बार और देख लेते हैं, इसमें कितना सा हो गया, 7 ठो हो गया, एडे पोइचे छोग, ठीक है। अब खटरा, हिम, हरे, तीनों और बाकी है। एडे पोइचे में एड्स में हो जाएगा विषाणु का नाम HIV, डेंगू में हो जाएगा अर्बो वायरस, पोलियो में हो जाएगा पोलियो, इन्फ्लुएंजा में हो जाएगा मिक्सो वायरस, चेचक में होगा वेरियोला, चेचक और छोटी मात्रा में वेरियोला वायरस, गलसोद में इसमें वायरस नहीं होगा, वायरस है, ठीक है। पैराथाइड ग्रंथि इसमें प्रभावित हो जाता है। तो चलिए और आगे देखते हैं कौन से बाकी है। अब जो बाकी है खटरा, हिम, हरे, खटरा, हिप, इसमें इधर आकर गड़बड़ा गया है, खटरा, एडे पोइचे छोग, खटरा, हिम, हरे, इधर से आएगा हरे। तो अब देखते हैं हिम, हरे। तो हिम के बारे में खसरा और ट्रैकोमा के बारे में देख लेते हैं। खसरा में संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है, इसमें मरबोली वायरस के कारण होता है। खसरा जो है मरबोली वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है, मरबोली वायरस के कारण। खसरा जो है मरबोली वायरस के कारण होता है। ये शरीर पर इसमें लाल दाना निकल जाता है, किसमें, खसरा में। खसरा जो है मरबोली वायरस के कारण होता है। ट्रैकोमा, इसमें आँख लाल हो जाता है ट्रैकोमा में, और इसमें आँख प्रभावित होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस या यकृत, हेपेटाइटिस या यकृत या जिसे पीलिया भी कहते हैं, पीलिया अर्थात जॉन्डिस, ये प्रभावित होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। इसमें हेपेटाइटिस अर्थात पीलिया कौन सा है, हिम, हरे, हो गया हेपेटाइटिस, पीलिया, हिम, मोम में हो जाएगा मेनिंजाइटिस, इसमें मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तेज बुखार इसमें लगता है, ठीक है। अब हरे अर्थात हर्पीज में हर्पीस वायरस हो जाएगा। हर्पीज में कौन वायरस हो जाएगा, हर्पीस वायरस। और रेबीज में हो जाएगा रैब्डो वायरस, कौन सा, रैब्डो वायरस या रेबीज वायरस भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, किसमें, रेबीज में, जिसका विषाणु का नाम है रैब्डो वायरस। इसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार और ट्रिक देख लेते हैं। विषाणु एडे पोइचे छोग
खटरा, हिमहरे, जो सब बतला ही दिए हैं। विषाणु में जो एड्स डेंगू हो गया, और इसमें पोइचे में हो जाएगा पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक। जो पोलियो हो जाएगा, पोलियो से, इन्फ्लुएंजा हो गया मिक्सो वायरस से, और चेचक हो जाएगा वेरियोला वायरस। और छोग में जो है छोटी माता और गलसोद, छोटी माता हो जाएगा वेरियोला वायरस और गलसोद का नहीं है। खसरा, खटरा, हिमहरे, तो खसरा में हो जाएगा मोरबिली वायरस, खटरा हो गया। और हिमहरे, तो हिम से हेपेटाइटिस और म से मेनिंजाइटिस, तो हेपेटाइटिस और मेनिंजाइटिस हो गया हिमहरे। हरे में हो जाएगा हर्पिस, और हर्पिस जो है हर्पिस नामक विषाणु से होता है। और रेबीज जो है रेबडो वायरस के कारण होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है, या पूछ लिया जाता है, एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए, इलिसा का होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इलिसा का क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इलिसा का हो जाएगा एक एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इलिसा का क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इलिसा का हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इलिसा का हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इलिसा का क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। फिर एक बार और बोल देते हैं, इलिसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। इसमें तीन में तोड़ देते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून और सॉल्वेंट एसे। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। ठीक है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। ठीक है, इसे एलिसा टेस्ट भी कहते हैं। कौन सा? एलिसा टेस्ट। और एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। अब देखते हैं वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। ठीक है, अब आइए देखते हैं HIVP-24 एंटीजन अर्थात PCR। यह HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, इससे HIVP-24 एंटीजन, HIVP-24 एंटीजन ये अर्थात PCR, इससे HIV की स्पष्ट जांच का, इससे रोग की तीव्रता का पता चलता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। CD4 काउंट क्या है? CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किसके द्वारा होता है? CD4 काउंट के परीक्षण के द्वारा। CD4 काउंट परीक्षण के द्वारा रोगी के प्रतिरोधक क्षमता के आकलन का पता चलता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट अर्थात RNA या DNA एप्लीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्वों का पता लगा लेती है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से एक सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। किस जांच से? न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की जांच से। HIV वायरस जेनेटिक जो तत्व होता है उसका पता लगा लेती है, और 1 महीने से
ये 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटीरिट्रोवायरस थेरेपी की व्यवस्था की है। एंटीरिट्रोवायरस थेरेपी कौन से? HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटीरिट्रोवायरस थेरेपी की व्यवस्था की है। आर्ट के सेवाओं की, जिसे शॉर्ट में आर्ट कहते हैं, एंटीट्रोपोवायरस, ठीक है, जिसे शॉर्ट में ART कहा जाता है, अर्थात आर्ट सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन एजिडोथाइमिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? एजिडोथाइमिन। वर्तमान में जो है एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास सॉल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, एक में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। चिकनगुनिया, आइए जानते हैं चिकनगुनिया के बारे में। यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिस मच्छर, मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका वाहक जो है मच्छर है। आइए जानते हैं अब मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोगों के बारे में, अर्थात वर्णदता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग में पहचान की क्षमता नहीं होती है। किसमें? वर्णदता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के रोगी को लाल और हरा रंग में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग को मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक सेक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती है, ठीक है। आइए जानते हैं अब हेमोफीलिया के बारे में। इस रोग में व्यक्ति चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें जो है रक्त का थक्का जल्दी बनता ही नहीं है हेमोफीलिया में, ठीक है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। किसमें? पुरुषों में। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक सेक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करती है? स्त्रियां करती हैं। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुई थी। टर्नर सिंड्रोम, आइए देखते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। यह रोग स्त्रियों में होता है। किसमें होता है? स्त्रियों में। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा, जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे बांझ होती है, स्ट्राइल, ठीक है। यह टर्नर सिंड्रोम होता है। सामान्य व्यक्ति में जो है 46 क्रोमोसोम होता है, जबकि इसमें 45 क्रोमोसोम होती है, ठीक है। ये देखते हैं अब क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग
पुरुषों में होता है। किसमें? क्लिनीफेल्टर जो होता है यह पुरुषों में होता है और टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में ज़्यादातर होता है और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो है पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। टर्नर सिंड्रोम में यह स्त्रियों में होता है, इसमें 45 हो जाती है। और क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो होता है यह पुरुषों में होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। डाउन सिंड्रोम इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होती है। इसका शरीर का ढांचा सुटेबल ढंग से नहीं होता है और इससे ग्रसित अर्थात डाउन सिंड्रोम से ग्रसित रोगी जो है मंदबुद्धि का हो जाता है, आंखें टेढ़ी होती है और जीभ मोटी रहती है। इसका शरीर जो है नियमित आकार का नहीं होता है, अनियमित हो जाता है, निश्चित आकार का नहीं होता है, इधर उधर अनियमित हो जाता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पंटाउन सिंड्रोम इसमें रोगी का ऊपरी का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। क्या हो जाता है? तालू में दरार हो जाता है। इस रोगी में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है। किसमें? पटाउ सिंड्रोम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य रोगों के बारे में, जैसे पक्षघात या लकवा। ठीक है, लकवा रोग किसे कहते हैं? पैरालिसिस। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। कुछ ही मिनटों में, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ठीक है, जहाँ पक्षघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएँ निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाती है। क्या हो जाती है? मस्तिष्क की जो सिग्नल पहुँचाती है जिधर का, वह फट जाती है। अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति हो जाती है, अथवा मस्तिष्क में जो रक्त जाती है वह पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, वो अपर्याप्त आपूर्ति हो पाती है। यह पक्षघात या लकवा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एलर्जी के बारे में। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए वस्तु जैसे कि धूल, धुआं, रसायन या कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया करने लगती है, जिससे अनेक बीमारी हो जाती है। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान कार्यक्रम। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1962 में। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में चलाया गया था, 1976 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 से 76 में। दृष्टिहीनता और कैंसर यह 76 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 1982 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 1982 में और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1992 में। तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 1997 से 98 में। तो चलिए और आगे देखते हैं। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से 98 में। पोल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98 में। संवहनी रोग निगरानी परियोजना 1997 से 98 में। 1997 से 98 में। जननी सुरक्षा योजना 2003 से 2004 में। वंदे मातरम योजना जो है 2004 में चलाई गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं सिजोफ्रेनिया क्या है? यह मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। कब होता है? सिजोफ्रेनिया युवा वर्ग में होता है। ऐसी रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविक को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, अवशेषहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होता है। कौन से? विद्युत आक्षेप चिकित्सा। सिजोफ्रेनिया
यह काल्पनिक को ही सत्य मानता है और सत्य को सत्य नहीं मानता है। ऐसे रोगी आलसी और अलगावहीन अवशेषहीन होते हैं। इसमें जो है विद्युत आक्षेप चिकित्सा काफ़ी प्रभावशाली होता है। मिर्गी अर्थात इप्लेसी, इसे अपस्मार रोग भी कहते हैं। क्या है? अपस्मार रोग भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र पर इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, अब देखते हैं डिप्लोपिया। क्या है? डिप्लोपिया। यह रोग आँख की मांसपेशियों को पक्षघात के कारण होती है। कौन? डिप्लोपिया। यह रोग जो है आँख की मांसपेशियों के पक्षघात अर्थात पैरालिसिस के कारण होती है। कैंसर। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक, कहाँ तक? त्वचा से लेकर अस्थि तक अर्थात चमड़ा से लेकर हड्डी तक, यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित ढंग से हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इस अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहा जाता है। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? कार्सिनोमास। इसकी उत्पत्ति उपकला उत्कों से होती है। किससे? उपकला उत्कों से होती है। किससे? कार्सिनोमस कैंसर में। सार्कोमास कैंसर। यह कैंसर संयोजी ऊतकों अर्थात अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। कौन? सार्कोमास कैंसर। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। कौन से? कार्लिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। तो कार्सिनोमास में क्या होता है? इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। सार्कोमास में हो जाता है यह कैंसर संयोजी ऊतक, अस्थियों अर्थात हड्डियों, उपास्थियों एवं पेशियों में हो जाता है। ठीक है। ल्यूकीमियास, यह ल्यूकोमाइटस में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। रेडियो सक्रियता स्ट्रांसियम। क्या है? रेडियो सक्रियता स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थिर कैंसर होता है। क्या? हड्डी कैंसर भी होता है रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम के कारण। नोट: इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? इटाई नामक रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं आइए जानते हैं। एनाटॉमी जो है यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना को से संबंधित है। एनाटॉमी यह शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित होता है। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास, रीति रिवाज एवं इतिहास, परंपराओं से संबंधित है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। एनाटॉमी में शरीर के अंदर और एंथ्रोपी में जो है मानव विकास, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास, रिवाज, रीति रिवाज, इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित है। एंथ्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यह नक्षत्रों का यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कौन? एस्ट्रोनॉमी। सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। कौन? सेरेमिक्स जो है चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। किससे? रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। यह कीमोथेरेपी कहलाता है। आइए और आगे देखते हैं।
कॉस्मोलॉजी यह ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने की विज्ञान की एक शाखा कौन है? कॉस्मोलॉजी। कौन है? कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करता है। यह ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? क्रायोजेनिक्स के कारण। क्रायोजेनिक्स के कारण ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी। इस विज्ञान में वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंध का अध्ययन किया जाता है। कि इकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? इकोलॉजी में। एंटोमोलॉजी यह जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में है जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंटोमोलॉजी में। एपिडीमियोलॉजी। किसमें? एपिडियोमोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एपिडियोमोलॉजी जो है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। कौन? महामारी और उनके उपचार से संबंधित एपिडीमियोलॉजी है। एपिडीमियोलॉजी। आइए अब देखते हैं एक्स बायोलॉजी। इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों व जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी जो है पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक्स बायोलॉजी। जो बायोलॉजी से ऊपर है अर्थात जो पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी से बाहर रहने के लिए खोजा जाता है उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन इसमें किया जाता है। जियोलॉजी। भूगर्भ संबंधित अध्ययन, उनकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जियोलॉजी के द्वारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जीरोंटोलॉजी। क्या है? जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत आता है। जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है? जीरोंटोलॉजी में। जीरोंटोलॉजी में जो है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर इसमें फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। हाइड्रोपैथी। क्या है? हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रोपैथी के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य विज्ञान है। कौन? हाइजीन जो है स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान है। हाइजीन जो है स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान है। होलोग्राफी यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होलोग्रामी जो है लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। होरोलॉजी जो है समय मापने वाला विज्ञान है। समय मापने वाला विज्ञान कौन सा है? होरोलॉजी। मेमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान है। मेमोग्राफी जो है स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेमोग्राफी जो है स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान है। कौन है? मेमोग्राफी। मीटियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन है। इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं का तथा परिवर्तनों का अध्ययन मीटियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मॉर्फोलॉजी के द्वारा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किस विज्ञान में आता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। देख लेते हैं न्यूरोलॉजी के बारे में। न्यूरोलॉजी के बारे में मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन
तथा उपचार इस विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। इसमें नाड़ी तथा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ओडोनोग्राफी दांतों का अध्ययन जो है करने वाले चिकित्सा विज्ञान को ओडोनोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोग्राफी। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र को ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑर्निथोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑस्टियोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन जो है, प्रकाश के गुणों का अध्ययन जो है ऑप्टिक्स में किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में जो है दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में जो है पक्षियों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी में है हड्डियों से संबंधित हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में जो फलों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में जो है भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में जो है भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में जो है विज्ञान के शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एरोनॉटिक्स में जो है वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एथेटिक्स में जो है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एथेटिक्स में। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो है घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कौन है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ओबेरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है। कौन है? ओबेरिकल्चर जो है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी जो है पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन है। एस्ट्रोफिजिक्स जो है नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स जो है खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। कौन? एस्ट्रोफिजिक्स। कैलिस्थेनिक्स जो है, चलिए और आगे देखते हैं। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कैलिस्थेनिक्स में जो है शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें? कैलिस्थेनिक्स में। अब देखते हैं कॉन्कोलॉजी जो है इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान अर्थात मोलस्का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कॉन्कोलॉजी में जो है मोलस्का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोगोनी जो है इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कॉस्मोगोनी में जो है ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोग्राफी जो है विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें है? जो कॉस्मोग्राफी में जो है विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं क्रिप्टोग्राफी में जो गूढ़ लेखक व बीजा लेखन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या है? यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत गूढ़ लेखन एवं बीजा लेखन। क्रिप्टोग्राफी जो है गूढ़ लेखन एवं बीजा लेखन संबंधी विज्ञान का अध्ययन है। एपिग्राफी जो है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। एपिग्राफी जो है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। चलिए और आगे देखते हैं। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति का अध्ययन एथनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। एथनोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी है जो प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथियोलॉजी में जो है प्राणी के आचार तथा
व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथियोलॉजी में। जीनोकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जो है जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। जातियों के विभेदों का अध्ययन, जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनोकोलॉजी कहलाता है। जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनोकोलॉजी कहलाता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी जो है भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है किसमें? जियोडेसी में। जियोडेसी में जो है भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन है। औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन जियोमेडिसिन कहलाता है। ठीक है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रकाश में से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हीलियोथेरेपी क्या है? हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया है। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है जल संवर्धन का अध्ययन है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? यह द्रव स्थितिक का अध्ययन है। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल संवर्धन का अध्ययन है और हाइड्रोस्टैटिक्स जो है द्रव स्थितिक का अध्ययन है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। लेक्सिकोग्राफी यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। लेक्सिकोग्राफी जो है शब्द को संकलन की लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी जो है अंकों का अध्ययन है। न्यूमेरोलॉजी जो है अंकों का अध्ययन है, जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है वो न्यूमेरोलॉजी है। न्यूमिसमेटिक्स यह पुराने सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमिसमेटिक्स जो है पुराने सिक्कों का अध्ययन है। पुराने सिक्कों का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूमिसमेटिक्स को। फाइकोलॉजी जो है एल्गी अर्थात शैवालों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? शैवालों का अध्ययन है। मेलिनोलॉजी जो है चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मेलिनोलॉजी में। मेलिनोलॉजी जो है चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन है। मेलिनोलॉजी नहीं है, सॉरी, सेलिनोलॉजी है। क्या है? सेलिनोलॉजी जो है चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के अध्ययन है। सेलिनोलॉजी जो है चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का अध्ययन है। सेरीकल्चर इसमें रेशम के कीड़े का पालन तथा उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़े का पालन तथा उससे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है? टेलीपैथी में। टेलीपैथी में मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया की अध्ययन किसमें किया जाता है? टेलीपैथी में। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी जो है नींद का अध्ययन है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? जहर के बारे में। विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके? टैक्सिकोलॉजी में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आविष्कारक के बारे में। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। विटामिन का आविष्कार फंक ने। विटामिन बी और विटामिन ए बी का आविष्कार मैकुलर ने। विटामिन ए एवं विटामिन बी का आविष्कार जो है मैकुलर ने किया था और विटामिन का फंक ने। विटामिन डी की हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस ने। ए बी का विटामिन का अध्ययन फंक ने और विटामिन ए और बी का आविष्कार जो है मैकुलर ने और विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार को किसने किया था? बोम्समैन ने। किसने? बोम्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कार बोम्समैन ने किया था। होम्योपैथी का आविष्कार हैनीमैन ने किया था। हैनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लीलेहल। किसने? ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार जो है वाल्टर लीलेहल ने किया था। किसने? वाल्टर
लीलेहल ने। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वाल्टर लीलेहल ने किया था। प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेपो ने किया था। किसने? प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया था। एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया था। प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया था। एंटीजन का आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया था। एंटीजन का आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जो है हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेल ने किया था। किसने किया था? फिनेल ने। टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेल ने किया था। डायबिटीज़ का आविष्कार जो है बेटिंग ने किया था। किसने किया था? बेटिंग ने। डायबिटीज़ का आविष्कार जो है बेटिंग ने किया था। किसने किया था? डायबिटीज़ का आविष्कार बेटिंग ने। विटामिन ए का बता दिए। विटामिन ए और बी का मैकुलन, विटामिन का फंक और विटामिन डी का हॉपकिंस। ठीक है। विटामिन सी का होलकट ने। ए बी का मैकुलन ने, विटामिन का फंक ने, ए बी का मैकुलन ने, विटामिन सी का होलकट ने और विटामिन डी का हॉपकिंस ने। विटामिन सी का होलकट ने और विटामिन सी का हॉपकिंस ने और ए बी का मैकुलन ने और विटामिन का फंक ने। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। और विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। फिर विटामिन सी का आविष्कार जो है होलकट ने किया था और विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। सल्फा ड्रग्स जो है डार्कमैन ने किया था। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार किसने किया था? डार्कमैन ने। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार डार्कमैन ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिश्चियन बोनार्ड ने। ओपन हार्ट सर्जरी किसने? वाल्ट डी लेहल ने। वाल्ट डी लेहल ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? स्टेनाच ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार स्टेनाच ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? स्टेनाच ने। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार पिनकस ने। किसने? पिनकस ने। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? पिनकस ने। किसने? पिनकस ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार आइनोवान ने। किसने किया था? आइनोवान ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कार आइनोवान ने किया था। इंसुलिन का बेटिंग ने। इंसुलिन का बेटिंग ने। डायबिटीज़ का बेटिंग ने। किसने? इंसुलिन का बेटिंग ने और डायबिटीज़ का बेटिंग ने। इंसुलिन का बेटिंग ने और इंसुलिन डायबिटीज़ दोनों का बेटिंग ने। इंसुलिन डायबिटीज़ दोनों का बेटिंग ने। इंसुलिन डायबिटीज़ दोनों का बेटिंग ने आविष्कार किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर। टीबी की बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। टीबी की बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। चेचक का टीका रॉबर्ट जेनर। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी यूरिन कालमेट ने किया था। बीसीजी का यूरिन कालमेट ने। बीसीजी का यूरिन कालमेट। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त परिवर्तन ब्लड चेंज और यहाँ पर एंटीजन दोनों का आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। रक्त परिवर्तन और एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिवर्तन और एंटीजन का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिवर्तन और एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया था। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का आविष्कार वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए का आविष्कार वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आरएनए का जेम्स वाट तथा आर्थर वर्ग ने। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक ने और आरएनए का जेम्स वाटसन तथा आर्थर वर्ग ने। जेम्स वाटसन तथा आर्थर वर्ग ने। आरएनए का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाटसन तथा आर्थर वर्ग ने। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। मलेरिया परजीवी व रोनाल्ड रॉस चिकित्सा। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा किसने? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस ने। पेचिस तथा प्लेग की कीटा जाटोजने। पेचिस तथा प्लेग की कीटा जाटोसने। ठीक है। आइए जानते हैं प्रमुख चिकित्सा उपकरण के बारे में। पेसमेकर हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पेसमेकर का। पेसमेकर का प्रयोग
हृदय गति कम हो जाने पर किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, जिसे सीटी स्कैन भी कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का जांच के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटो एनालाइजर का। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ या मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अर्थात एमआरआई द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाने के लिए किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा कपी जो है गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपी जो है गोरिल्ला है। सबसे छोटा स्तनी छछूंदर। सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? छछूंदर है। अंड जरायुज स्तनी कौन सा है? कंगारू। अंड जरायुज स्तनी जो है कंगारू है। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है। सबसे बिजी अंग जो है हृदय होता है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप अर्थात टर्टल कछुआ समुद्री है। समुद्री कछुआ टर्टल है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है टर्टल कछुआ है। सबसे तेज जो मोलास्का वर्ग में है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो है कटिपुंज पक्षी है, जिसे स्थानीय टेल्ड स्विफ्ट कहते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो है कटिपुंज है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन है? चीता है। सबसे बड़ा सर्प जो है पाइथन है। सबसे बड़ा जो है सर्प जो है अर्थात सांप पाइथन है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग पक्षी है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा अंडा जो है शुतुरमुर्ग और सबसे बड़ा जीवित पक्षी है जो है शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा स्तनी जो है जिराफ है। छोटा नहीं, छोटा तो हो जाएगा छछूंदर। और सबसे ऊंचा स्तनी जो है जिराफ है और ऊंचा स्तनी जो अफ्रीका का है। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ जो अफ्रीका का है। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नील व्हेल का है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जो है अफ्रीकी हाथी का है। अंडप्रजक स्तनी एक्डीना तथा डक बिल प्लेटिपस है। अंडप्रजक स्तनी जो है एक्डीना तथा डक बिल प्लेटिस है। अंडप्रजक स्तनी जो है एक्डीना तथा डक बिल प्लेटिस है। कौन? डक बिल प्लेटिस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सपनों के अध्ययन को ओरिनोलॉजी क्या कहते हैं? ओरिनोलॉजी। सपनों के अध्ययन को ओरिनोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को कैलोलॉजी क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ अर्थात मजबूत तत्व दांतों का एनामेल है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। पुरुषों में XY होता है और स्त्रियों में केवल XX होता है। और X और Y जब कनेक्ट होता है तब लड़का होता है, और X और X जो है मिलता है तो लड़की होती है। ठीक है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग
532 किलोमीटर पर घंटा होती है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग जो है 532 किलोमीटर पर घंटा होती है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 93 वर्ग मीटर। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल से 40 गुना है। कितना है? 40 गुना। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर है, जबकि बाह्य क्षेत्रफल से 40 गुना अधिक है। हड्डियों कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। हड्डियाँ जो है कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। कितनी? 150 लाख। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो 50 ग्राम का होता है, तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम का हो जाता है। कितना? जन्म न देने पर 50 ग्राम का होता है और जन्म दे देने के बाद 100 ग्राम का हो जाता है स्त्री के गर्भाशय का भार। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। गुर्दे का भार कितना होता है? 140 ग्राम। एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है। ठीक है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। कितना? हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास जो है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। लंबाई उसकी 7 मीटर और उसका व्यास 2.5 मीटर होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण जो हृदय से होकर फिर हृदय तक पहुंचता है, उसमें 23 सेकंड का टोटल समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन नामक जो दर्द निवारक होता है, यह प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है, अर्थात फंजाई से प्राप्त होता है। ठीक है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा पक्षी समुद्री पक्षी है। कौन? एल्बाट्रॉस, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 मीटर तक होता है। कितना? 10 से 12 मीटर तक। किसका? एल्बाट्रॉस का। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। कितने बाल होते हैं? 50 लाख। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ, एक बार और देख लेते हैं। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र मार्ग से उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। किसके कारण? HCG के कारण। बच्चे की हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वासन तथा 30 सेकंड के उच्छ्वासन इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन में पूरी होती है, जो टोटल 5 सेकंड का समय लगता है। 2 सेकंड निश्वासन में और 3 सेकंड जो है उच्छ्वासन में। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। कौन? रुधिर प्लाज्मा। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँवों में 1000 की संख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को
हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। यहाँ पर लुसेंट के बायोलॉजी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जीव विज्ञान, और अगले वीडियो में देखेंगे किसी और चैप्टर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।